हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे गो के बारे में। तो गो जो लैंग्वेज है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि इतनी लैंग्वेजेस जावा है, सी प्लस प्लस है, हमें गो ही क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि गो इज़ वेरी गुड जब इट कम्स जब हम बात करते हैं मल्टीपल कोर पे जॉब्स को रन करने की। तो गो उस एस्पेक्ट में बड़ी अच्छी है। गो के सब रूटीन्स होते हैं, तो कॉन्करेंसी के मामले में ये काफ़ी अच्छी है, मल्टी थ्रेडिंग के मामले में काफ़ी अच्छी है। लाइक ये फीचर्स जो है मल्टी थ्रेडिंग एंड ऑल, ये पाइथन में भी आपको देखने मिलेंगे, लेकिन गो में बहुत ज़्यादा सिंपल है और फास्ट है। और गो को इनफैक्ट ये बोल दिया गया है कि जैसे जावा है वो हमारी एंटरप्राइज लैंग्वेज है, हम कितनी एपीआईज वगैरह लिखते हैं, राइट। गो को ये भी बोल दिया गया है कि गो एक अच्छा रिप्लेसमेंट है जावा के लिए, क्योंकि बड़ा इजी टू लर्न है, सिंपल है, फास्ट सेटअप कर सकते हैं। और इसमें जो मेन चीज़ है कि बहुत फास्ट है, लाइक मल्टीपल कोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना, कॉन्करेंसी, मल्टी थ्रेडिंग, तो बहुत सुपर फास्ट है। इसका बिल्ड टाइम भी कंपैरेटिवली फास्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इंस्टॉल कैसे करते हैं गो को। तो सबसे पहले go.dev जो ये वेबसाइट है, इस पे हम जाएंगे, ठीक है। तो इस पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये वेबसाइट पे जाएंगे। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी पैकेज है आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ये मैक के लिए है, ये विंडोज़ के लिए है, ये लिनक्स के लिए है। तो जो भी आपका पैकेज है, राइट, तो आप मतलब उस वो वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेंगे। एंड यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे एंड बेस्ड अपॉन दैट आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मेरा एप्पल मैक ओएस ARM 64 था, तो मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। और अगर मैंने इंस्टॉल करने के बाद मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई थी, और उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे लिखा गया था इंस्टॉलेशन वो सक्सेसफुल। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन तो काफ़ी सिंपल था, राइट। तो एक सेकेंड, इसको हम विंडोज़ को क्लोज़ कर देते हैं आगे प्रोसीड होने से पहले। ठीक है, तो अभी हम गोलैंग के बड़े सिंपल तरीके समझेंगे कि गोलैंग होती क्या है। तो गोलैंग में हम जैसे अगर कोई भी हमें प्रोग्राम लिखना होता है, तो मैंने जैसे गोलर्न करके एक फ़ोल्डर बना लिया, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, और एक फ़ाइल बना ली golearn.go। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक पैकेज मैंने जैसे टॉप पे में डिफाइन करना पड़ता है पैकेज मेन, एक मेन पैकेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कंप्लीट प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय लिंकिंग अ सिंगल अनइम्पोर्टेड पैकेज कॉल्ड द मेन पैकेज। ठीक है, विद ऑल द पैकेज इट इम्पोर्ट्स, हम यहाँ पे इम्पोर्ट भी कर सकते हैं जितने मर्जी पैकेजेस, ठीक है। और मेन पैकेज मस्ट है पैकेज नेम मेन। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है हमने मेन, एंड डिक्लेयर फंक्शन मेन दैट नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न नो वैल्यू। इफ द पैकेज नेम इज नॉट मेन, अगर सपोज यहाँ पे हमारा पैकेज नेम मेन नहीं होता, ठीक है, और हम कोई और पैकेज नाम रख देते, ठीक है, तो जो वो मेन फंक्शन था, तो वो एंट्री पॉइंट नहीं होता। एंट्री पॉइंट हमेशा मेन पैकेज का मेन फंक्शन ही एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कोड आएगा। बट क्या होता है, हर पैकेज के में, मतलब जरूरी नहीं इनिट हुई हो, बट हर पैकेज में एक सुविधा दी जाती है कि आप इनिट फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आप देखा होगा, यहाँ पे मैंने इनिट फंक्शन ऐड कर दिया। फंक्शन का नाम इनिट, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल्स को, या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये कॉल कर दिया, और सबसे पहले हमारा इनिट फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है किसी भी पैकेज में। इनिट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, और मेन हमारा एग्जीक्यूट करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और जो इम्पोर्ट FMT है, इसका एक हम कोई भी अगर हम कोई थर्ड पार्टी पैकेज या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, तो हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, और फिर पैकेज का नाम जो भी है। यहाँ पे FMT एक स्टैंडर्ड पैकेज है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं दो, गो रूट और गो पाथ। तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं वो इसका पाथ गो रूट में होता है, और जो थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं वो होते हैं गो, जो हमारे कस्टम पैकेजेस होते हैं वो गो पाथ में डिफाइंड होते हैं। और गो गेट कमांड से हम इंस्टॉल कर लेते हैं कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज को, गो गेट और पैकेज का नाम, उससे हमारी थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। और FMT हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें फंक्शन मेन में FMT
डॉट प्रिंट। अभी हम तो देखते हैं कि प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल हम कोई भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं तो हमेशा प्रिंट से ही शुरू करते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, एलन मतलब कि न्यू लाइन डाल देगा हेलो वर्ल्ड 1 के बाद, ठीक है। अगर आप नीचे देखें हेलो वर्ल्ड 1 के बाद इसने न्यू लाइन डाल दी, जो भी अगला प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में होगा प्रिंट। तो प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड 2, तो उसके बाद हेलो वर्ल्ड 2 के बाद भी न्यू लाइन डाल दी। उसके बाद अगर हमें न्यू लाइन नहीं डालनी है तो प्रिंट यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, तो हेलो वर्ल्ड 3, ठीक है। हेलो वर्ल्ड 3 के बाद न्यू लाइन नहीं डाली तो जो अगला हेलो वर्ल्ड 4 है वो साथ ही प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हमें प्रिंट एलन यूज़ नहीं करना, प्रिंट यूज़ करना बट न्यू लाइन डालनी है, तो जिन्होंने C++ देखा होगा तो उसमें देखा होगा हम ये यूज़ करते हैं \n, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड 5 के आगे न्यू लाइन आ जाएगी। जैसे आप देखोगे हेलो वर्ल्ड 5 है ये और इसके आगे न्यू लाइन आ गई, न्यू लाइन में प्रिंट होगा, मतलब जो भी आगे होगा। तो हेलो वर्ल्ड 6 नीचे प्रिंट हो गया। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा क्या है। और एक जो हमारा और प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, प्रिंट एफ होती है। जैसे सपोज हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल इसमें ऐसे डिफाइन करते हैं, और भी मेथड्स होते हैं, जस्ट वन ऑफ द वे है ये डिफाइन करने का कि वैर कीवर्ड, वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप क्या है, ये इंटीजर है इसकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टाइप जैसे 15, ठीक है। तो अगर हम प्रिंट में हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड 6, ये हम फॉर्मेट आइडेंटिफायर होता है। %d मतलब कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे डल जाएगी %d की जगह। बट वो कब डलेगी, जब प्रिंट होगा तब नहीं डलेगी, उसके लिए हमें प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं हम, ठीक है। अगर हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे तभी वो जो जे की वैल्यू है वो उठ के %d के अंदर डलेगी। जे मतलब कि यहाँ पे हमारा इंटीजर है, %d इंटीजर को डिनोट करता है। अगर हमारा बूल होता तो हम %t लिखते, अगर स्ट्रिंग होता तो %s लिखते, अगर फ्लोट होता तो %g लिखते। ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, मतलब कि जे की वैल्यू उठ के यहाँ पे डल जाएगी, बट प्रिंट में नहीं डलेगी। अगर आप देखोगे नीचे आउटपुट, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड 6 %d का %d रहा, फिर 15, इसने एक %d को एक स्ट्रिंग ले लिया, बट प्रिंट एफ ने %d की जगह क्या डाल दिया, 6 डाल दिया। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, सॉरी 6 ने डाला, 15 डाल दिया ऊपर, जे जो 15 है ना, तो 6 तो ये लिखा हुआ था, तो 15 डाल दिया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड 6 15। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा प्रिंट एफ, प्रिंट में क्या फ़र्क है, और प्रिंट एलन क्या करता है, न्यू लाइन ऑटोमेटिकली अपेंड कर देता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट के बारे में थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया गो प्लस लैंग, ठीक है, प्लस अभिनव, ठीक है। इससे ऊपर वाले हम जितने भी वो फाइल है वो हटा देते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो गो, लैंग और अभिनव, ये तीनों चीज़ें कनकैटिनेट हो जाएंगी, गो लैंग अभिनव प्रिंट होना चाहिए। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखें क्या आता है। यहाँ पे आ गया गो लैंग अभिनव, इनिशियलाइज था वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देता है अभी सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो हमारा जितने भी कमेंट्स है हटा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। तो सिंपल सा प्रोग्राम ये है हमारा, ठीक है। इसने क्या किया, मैं फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, गो लैंग अभिनव ऐसा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम इसको देखें, ये प्लस ने क्या किया था, इस स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर दिया था, और अगर हमारा यहाँ पे 82 प्लस 92 करें तो ये 82 92 आना चाहिए या इन दोनों का सम आना चाहिए, वो देखते हैं क्या आता है। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद इन दोनों का सम हुआ, इन्होंने कनकैटिनेट नहीं किया इंटीजर के मामले में, इसको सम किया, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ देखते हैं कि लेट अस सपोज 82 92 था, हमने क्या करना था इसको कि सम इज 82 प्लस 92, तो ये क्या होगा, सम इज के आगे जो सम होगा वो आ जाएगा, तो हम कॉमा सेपरेटेड करके भी
दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट, मतलब एक ए स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ठीक है, कनकैटिनेट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आ गया सम इज़ 174, सम इज़ या सम इज़, और ये 174 तो कनकैटिनेट हो गया, ठीक है। और इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करती है। तो मल्टीप्लाई इज़ 82 इंटू 92, और डिवीजन भी देख लेते हैं। डिवीजन के लिए हम थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, 3/2 कर लेते हैं, 3/2, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवीजन, एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन में आप देखोगे 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, लेकिन इसने क्या लिया, इसने लोअर वैल्यू ली जो कि 1। अब देखो यहाँ पे डिवीजन इज़ 1 आंसर आया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अपने लोग काफ़ी मिस्टेक करते थे जब एंटरप्राइज कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है, तब ये गलती कर देते हैं, किसी भी कंपनी के लिए कोड लिख रहे होते हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि ये लोअर वैल्यू, मतलब 1.5 का जो लोअर इंटीजर है 1, तो उसमें आ जाएगा। तो 5/2 का क्या आएगा, आप खुद ही मुझे बताओ क्या आएगा 5/2 का। 5/2 का आइडियली आना चाहिए 2, देखें एग्जीक्यूट करके 5/2 का आ गया 2। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा बूल के बारे में देख लेते हैं कि fmt डॉट प्रिंट एल ही यूज़ करते हैं क्योंकि न्यू लाइन में थोड़ा क्लीन लगेगा। और यहाँ पे बूल के बारे में थोड़ा प्ले करते हैं। बूल में क्या लिखें, यहाँ पे सपोज मैं ट्रू ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। बूल ट्रू, ठीक है, सिंपल ट्रू प्रिंट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ तो ये फॉल्स प्रिंट हो जाना चाहिए, करेक्ट। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फॉल्स प्रिंट हो गया। और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू। तो एंड क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो पूरा फॉल्स आनी चाहिए स्टेटमेंट, करेक्ट। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो बूल फॉल्स आ गया नेट रिजल्ट। अगर यहाँ पे और होता है एंड की जगह तो क्या होता, एक भी स्टेटमेंट ट्रू आ गई तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना हो, और हालांकि हमने देख लिया जब हमने किया था ना वेर ए इंट, राइट। तो हम जरूरी नहीं है कि हमें इंट आगे स्पेसिफाई करना ही है, अगर हम वेर ए = 3 भी कर दें, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें fmt डॉट प्रिंट एल एन ए, ठीक है, सपोज ये कर दें। और यहाँ पे हम इसको चला के देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 3 प्रिंट हो गया डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया यहाँ पे इंट, ठीक है, फिर भी प्रिंट हो गया, राइट। तो यही खास बात है। तो यहाँ पे फिर भी 3 प्रिंट हुआ, तो इंट लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम जैसे सपोज ए हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे कॉमा बी भी कर सकते हैं, कॉमा सी भी कर सकते हैं, कॉमा डी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं हर एक की वैल्यू, कि बी की वैल्यू 2, 1, 0 ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इनकी वैल्यूज प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो क्या आएगा, 3210, यहाँ पे आ गया ना 3210। एंड सिमिलरली हमारे अगर स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग के मामले में भी हम कर सकते हैं, बूल है, बूल के मामले में भी कर सकते हैं ऐसी। और एक और वे क्या होता है करने का, जैसे सपोज अगर हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती तो वेर नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू अभिनव, ठीक है। और यहाँ पे हम नेम प्रिंट कर देते हैं, नेम, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, अभिनव आ गया, प्रिंट हुआ होगा। और अगर मेरे को ये वेर नहीं करना है यहाँ पे लिखना, ठीक है, और स्ट्रिंग में नहीं लिखना। और एक और भी क्या होता है ये, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके ये एरर देते हैं कि नहीं, एरर नहीं दी तो ये भी चलता है। हमने वेर भी नहीं डिफाइन किया, हमने टाइप भी नहीं डिफाइन की, तो ये इजीली मतलब ये हमारा प्रिंट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है ये, ठीक है।
और ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चलता है, ये फंक्शन के बाहर नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ where a int इज़ इक्वल टू 4, और इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करते हैं कि क्या आ रही है। ठीक है, 4 आ गए। बट अगर मैं यहाँ पे इसको ये करूँ, सॉरी ये सेमीकोलन नहीं आना था, तो वो सी की आदत हुई पड़ी है तो ठीक है। नॉन डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट आउटसाइड फंक्शन बॉडी, तो हम बाहर नहीं ऐसे डिफाइन कर सकते इसको, ये फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होगा। समझ आ गया आपको? तो मैंने यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने सिर्फ क्या कहते हैं कि मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। मैं F5 दबाता हूँ तो उससे वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज इसको रन करने के लिए कमांड होती है, जैसे गो स्पेस रन, आप टर्मिनल से भी रन कर सकते हैं इसको। तो बोथ वेज आर गुड। ठीक है, गो स्पेस रन स्पेस फाइल का नाम, जहाँ आप कोई प्लगइन डाल लें और वो डायरेक्टली आपके लिए रन कर देगा। मैं आपको बीच में दिखा दूंगा कि टर्मिनल से भी कैसे रन करना है, सो दैट आपको समझ आ जाए। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि इसको हटा देते हैं एक बार पहले। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स के बारे में। ठीक है, कि फॉर लूप्स, जैसे हमने सपोज 1 से लेके 10 नंबर तक प्रिंट करना है। ठीक है, जब 1 से लेके 100 नंबर तक प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। सपोज ऐसे लिख देते हैं नम इज इक्वल टू 1, कि 1 से शुरू करो। फॉर जो नम है, जब तक नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 नहीं हो जाती तब तक fmt डॉट println, उसके बाद यहाँ पे नम, और नम की वैल्यू 100, नम की वैल्यू क्या अभी 1 है, 1 लेस देन 100 प्रिंट हो जाएगा 1, फिर 1 लेस देन 100 प्रिंट हो जाएगा। ये तो इन्फिनाइट लूप हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नम को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1। ठीक है, अभी देखें क्या रिजल्ट देते हैं। इसने 1 से लेके 100 तक सारे नंबर प्रिंट कर दिए यहाँ पे। तो फॉर लूप्स कितनी यूजफुल आप देख सकते हैं कि काफ़ी यूजफुल है। और फॉर लूप का एक तो ये सिंटैक्स हो गया, अगर हमें इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पे भी इधर भी लिख सकते हैं इसको, नम इज इक्वल टू 1, नम लेस देन इक्वल टू 100, और जो नीचे हमने लिखा था नम इक्वल टू नम प्लस 1, राइट, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। ठीक है, तो नीचे अब देखोगे प्रिंट हो गया ये। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन होगी प्रिंट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे ये कुछ लिखे ही ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा, चलती जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं कि सिर्फ एक बार चले, जैसे ही ब्रेक आए तो फॉर लूप के बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 हुआ प्रिंट, उसके बाद ब्रेक हो गया। और ब्रेक होते वैसे ही हमारा एक कंटिन्यू होता है। तो एक बार आपको दिखा देते हैं कि लेट अस सपोज हम यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक प्रिंट हो रहा था ना, तो मैं यहाँ पे अगर एक कंडीशन लिख दूँ। ठीक है, कंडीशन भी होती है इफ़ नम इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो प्रिंट मत करो भाई, अब कंटिन्यू, तो आगे चलो, मतलब कि 100th नंबर है वो प्रिंट नहीं होगा, वो आगे चलो। कंटिन्यू मतलब कि अगला नंबर पे चलो, आगे चलो, इसको स्किप कर दो, नीचे मत जाओ, मतलब बाकी जो भी लिखा है फॉर लूप के नीचे उसको मत चलाओ। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आई थिंक 100 नहीं चलना चाहिए। ठीक है, 99 तक ही प्रिंट हुआ, 100 नहीं हुआ। अगर हमने सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो कैसे होगा, तो हम बोल देंगे %2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। तो इवन नंबर्स प्रिंट हो गए हमारे। %2 मतलब कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तब हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर 0 है तब हम प्रिंट कर रहे हैं।
आपको समझ आ रहा है? सिंपल है ये काफ़ी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इफ़ का एक यूज़ देखा था कि यहाँ पे हमने इफ़ यूज़ किया है, तो यहाँ पे अगर इस बाय डिफ़ॉल्ट नीचे चला गया, राइट, यहाँ पे चला गया था, तो हम इफ़ यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एल्स के अंदर भी डाल सकते थे। तो वन एंड द सेम थिंग ही है कि एल्स हम जनरली ऐसे लिखते हैं, जस्ट इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हमने एल्स लिखना हो तो एल्स ऐसे लिखते हैं। और अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस हों, ठीक है, कि एल्स इफ नम इज इक्वल टू, हमें लास्ट नंबर भी प्रिंट नहीं करवाना और जितने इवन नंबर हैं सारे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो अगर नम 100 है तब भी हम बोल देंगे भाई तुम कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज तुम प्रिंट कर दो नंबर को, ठीक है। एक बार इसको चला के देखें, ठीक। तो इसको यहाँ पर लेके जाना था, लेकिन इसके बिल्कुल बगल में, तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये एरर देता है। तो ये हो गया हमारा इफ कंडीशन। जैसे अगर मल्टीपल कंडीशन है, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। लेट सपोज हमारा नम है इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हमने बोल दिया स्विच नम, और यहाँ पे हमने केस बना लिया, केस अगर 1 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे fmt.println, यहाँ पे हमने बोल दिया इट इज़ 1, ओके। केस 2 है तो यहाँ पे हम बोल देंगे इट इज़ 2। सिमिलरली मल्टीपल केसेस हैं तो उस हिसाब से हम बोल देंगे। और अदरवाइज अगर डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर किसी से मैच नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे बोल देंगे इट इज़ डिफ़ॉल्ट। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे बोले इट इज़ 1 और हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इसके बाद। अगर आप बाकी लैंग्वेजेस में देखें हमें जनरली ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत होती है और उससे अगर ना लगाएं तो बग्स बड़े आते हैं, राइट। तो इसमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर num 4 हो तब एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। num 4 पे क्या आएगा, num 4 पे आएगा इट इज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का ही, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने एक फंक्शन बना लिया टाइप डिटेक्टर नाम का, जो कि एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो भी हमने मतलब जो भी उस नेम का टाइप है, ठीक है, तो जैसे सपोज अगर नेम का टाइप बूल है तो आई एम बूल प्रिंट हो जाएगा। अगर नेम का टाइप इंट है आई एम इंट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये किया है कि टाइप डिटेक्टर 1 टाइप डिटेक्टर ट्रू, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं चला के कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आ गया आई एम इंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया था आई एम इंट क्योंकि हमने 1 पास किया। टाइप डिटेक्टर ट्रू, तो यहाँ पे आई एम बूल और यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। इस तो हमने टाइप डिटेक्ट करना है इससे। तो एक काइंड ऑफ थोड़ा मतलब स्विच केस का मैंने थोड़ा ताकि आपको यूज़ केस समझ आए कि किस किस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो एग्जांपल थी। तो अभी पार्ट 1 के लिए भी सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर चाहते हैं आप कि इसका अगला पार्ट भी आए। थैंक यू सो मच।